अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो के सूरत में, ताकि कल के कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में ट्रस्ट सकता है, उसकी हेल्पफुल गाइड हो सके। हमारी एक वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर आपके सवालात होते हैं, मेरे ख्यालात होते हैं। तो अगर कोई सवाल जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल रहा तो उसके बेतहाशा पार्ट आ चुके हैं, वो जाके पुरानी वीडियोस देखें, यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली उसमें जो है वो सवाल एड्रेस हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे अपना जो सवाल है उसको कमेंट करें। तो इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियोस होंगी इस सीरीज़ की या इन टॉपिक्स पे, डिफरेंट टॉपिक्स पे जो वीडियोस आती हैं, तो उसमें एड्रेस कर लेंगे। इसके अलावा ऑलमोस्ट मोर देन 170 प्लस वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। लाइफ इन यूएसए से लेके कोई चीज़ मैं बाय कर रहा हूँ, कोई सर्विस लगा रहा हूँ, कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो उन डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस आती रहती हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि कल को कोई ऐसी वीडियो जिसके आपने रिक्वेस्ट डाली हुई, जब भी वो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आज काफ़ी मौसम बेहतर है, इसलिए हम इस तरह धूप में बैठ के वीडियो बना पा रहे हैं, वरना 2 दिन पहले तक दोपहर में 40-41 सेल्सियस था, जो जिसने लाहौर की गर्मियों की जो थी ना याद को ताज़ा कर दिया था। तो शुक्र अब सर्दियाँ आ रही हैं, लेकिन उसमें यह होता है कि जब यहाँ पर सर्दियाँ आती हैं तो दिन बहुत छोटे होते हैं। अंदाज़न 4:30 या 5 के आसपास जो सनसेट हो जाता है, तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर अगर आप काम से ही 5 के बाद आ रहे हो तो सनसेट हो चुका होता है। लेकिन विंटर्स का अपना ही मज़ा है। तो हम अपने जो सवाल हैं वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सवाल है वो ग्रीन कार्ड होल्डर ने किया हुआ, कहते हैं वो किस किस को स्पॉन्सर कर सकता है, जैसे छोटे सिबलिंग्स को कर सकते हैं या नहीं कर सकता, और कितना टाइम लगेगा। वो पाकिस्तान से हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि अगर कोई हस्बैंड यूएस सिटीज़न है तो क्या वो अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते हैं। अच्छा सवाल है ये। दो कहते हैं लेयर्स में इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नंबर वन, अगर कोई यूएस के अंदर एज अ न्यू इमिग्रेंट आता है उसको मिलता है ग्रीन कार्ड। अब ग्रीन कार्ड होल्डर ये भी हो सकता है जब वो आया वो ऐसी वीज़ा कैटेगरी में था कि जहाँ पर वो सिंगल था। F4 में बेनिफिशरीज हो जाते हैं, तो बेनिफिशरी आया उसको ग्रीन कार्ड मिल गया। अब वो सिंगल जो बेनिफिशरी है या ग्रीन कार्ड होल्डर है, अब वो शादी कर लेता है किसी नॉन यूएस सिटीज़न से या कोई और वीज़ा होल्डर से। तो वो उस बंदे को पिटिशन कर सकता है। वो बंदा यूएसए में आया एज अ ग्रीन कार्ड होल्डर, उसकी शादी हो गई पाकिस्तान में। अब वो अपना ग्रीन कार्ड यूज़ करके अपनी स्पाउस के लिए स्पॉन्सर कर रहा है कि वो आ सके यूएसए। इसकी सेकंड कंडीशन या सेकंड सूरत क्या हो सकती है। अब F4 का केस ही हम ले लेते हैं, जिसके अंदर दो मियाँ बीवी थे, बच्चे थे। अब वो पूरी फैमिली यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद गई इंटरव्यू के लिए, लेकिन उसमें से एक बच्चा हो गया एज आउट। अब वो रह गया पाकिस्तान में। 4 लोग यूएसए आ गए। अब वो जो पेरेंट्स हैं वो उस बच्चा जो यूएसए में नहीं आ सका और जो पाकिस्तान में है, अब उसकी भी कंडीशंस क्या आती हैं। वो तब तक कोई ग्रीन कार्ड होल्डर स्पॉन्सर उस बच्चे को कर सकता है कि वो बच्चा पाकिस्तान में अनमैरिड रहे। हाँ, वो पेरेंट्स भी स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने उस बच्चे के लिए जो पाकिस्तान में रह गया। तो वो कैटेगरी चेंज हो जाएगी। वो F4 में पहले था, बेनिफिशरी था, अब उसकी कैटेगरी हो जाएगी F2B हो जाएगी। इसकी अब सूरत लेते हैं। उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा कि अपने छोटे सिबलिंग के लिए नहीं। अब F4 के जितने बेनिफिशरीज थे, द कपल और उसके भाई बहन, वो भाई बहन अपने सिबलिंग्स को नहीं बुला सकते, क्योंकि सिबलिंग्स को बुलाने के लिए यूएस सिटीज़न चाहिए होता है, जिसलिए F4 कैटेगरी इंट्रोड्यूस की जाती है। और अगर तो उस सिबलिंग को बुलाना है तो वो पेरेंट्स बुलाएंगे। ये फर्स्ट आपका सवाल था, उसका आंसर हो गया कि क्या एक यूएस सिटीज़न अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ को बुला सकता है। इसका भी है आंसर है नहीं। क्यों? एक यूएस सिटीज़न अपने पेरेंट्स को बुला सकता है, अपने भाई बहनों को बुला सकता है, या अपनी स्पाउस को बुला सकता है। अब आप कहेंगे स्पाउस वाला क्या है। तो स्पाउस का मतलब ये है कि एक बंदा आया, ग्रीन कार्ड पर आया, F4 का था, उसने 5 साल कंप्लीट किए, उसको ग्रीन कार्ड से उसका नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद उसको मिल गया यूएस पासपोर्ट, और 5 साल के बाद वो या 6 साल के बाद वो एक नॉन यूएस सिटीज़न से शादी करता है पाकिस्तान में। तो अपने वो स्पाउस को बुला रहा होगा, जिसलिए उसको आपने कैटेगरी सुनी होंगी, CR1 होती हैं, IR1 होती हैं।
तो काफ़ी कॉमन है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में उसके सेपरेट वीडियोस आएंगी, तो वो कैटेगरीज उनको अलॉट की जाती हैं और आप अपने जो है स्पाउस को बुला रहे होते हो यूएसए में। तो नंबर वन ये हो गया। अब सेकंड, एक यूएस सिटीज़न है, वो अपने पेरेंट्स को बुला रहा होता है, जिसमें आपने हमेशा वो कैटेगरीज देखी होंगी। IR5 आई थिंक उसको होते हैं, इमीडिएट रिलेटिव 5 होता है जो अपने पेरेंट्स को बुला रहा होता है। और फिर आती है F4 जिसमें आपके भाई बहन होता है। अब आपके फादर जो भी बंदा है वो अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ को बुलाना चाहता है। वो अपने पहले वाइफ जो पाकिस्तान से आई हैं यूएसए, पहले उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा उनकी स्पाउस को, ग्रीन कार्ड से वो सिटीज़न बनेंगे और वो सिटीज़न बनने के बाद वो बीवी अपने माँ बाप को बुला सकेंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा एक यूएस सिटीज़न अपने पेरेंट्स को बुला सकता है, अपने भाई बहनों को बुला सकता है। तो यही कंडीशन आई थी कि अगर आप वो जो हस्बैंड है यूएस सिटीज़न, वो अपने स्पाउस के सिबलिंग्स को भी नहीं बुला सकते। क्यों? उनका डायरेक्ट उनसे रिलेशनशिप कोई नहीं है, इमीडिएट रिलेटिव नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका सवाल था वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगला सवाल है, वो कह रहे हैं कि यूएस एम्बेसी कोई सील्ड इन्वेलप देती है आफ्टर अप्रूविंग द वीज़ा, और वो डिलीवर कैसे होता है? प्रायर टू 2022 यूएस एम्बेसी या यूएस एम्बेसीज़ का जो सारा नेटवर्क था वो रिलाई करता था ओल्ड सिस्टम के ऊपर, जिसमें होता था कि आपने मेडिकल करने गए हैं तो वो पहले तो मेडिकल भी आपको इन्वेलप में मिलता था, उसके बाद वो आप इंटरव्यू जाते, वहाँ सील्ड इन्वेलप मेडिकल का देते थे, वो वीज़ा प्रोसेस होता था, जब अप्रूव हो जाता था तो आपका पासपोर्ट आता था जिसमें वीज़ा लगा हुआ है और इंस्ट्रक्शंस के पेजेस होते थे कि ग्रीन कार्ड फी। उसके अलावा एक पूरा पैकेट सील्ड आता था जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें होती थी जो सील्ड आपने लेके जाना था यूएस जब आप जा रहे थे एज ए न्यू इमिग्रेंट। ये सारा प्रोसेस चेंज हो चुका है। अब यूएस एम्बेसी या स्टेट डिपार्टमेंट का जो नया मैंडेट है वो ई इलेक्ट्रॉनिक है, विच मीन्स मेडिकल सेंटर से मेडिकल भी एम्बेसी खुद जाता है, डिजिटली जाता है। उसके बाद आप एम्बेसी इंटरव्यू देते, वीज़ा इंप्रूव होते, घर आए थे, वो भी सारा डिजिटल है। वहाँ से कम्युनिकेशन जारी होती है टू एवरी पोर्ट ऑफ एंट्री कि ये बंदा आया, जब आपने वीज़ा स्कैन करना है, सारा रिकॉर्ड पुल हो जाएगा। तो आपको सील्ड इन्वेलप कुछ चीज़ नहीं होती। एक लोग मैंने देखा बहुत कमेंट्स देखा है या लोग इंस्टाग्राम पर आके मुझे मैसेज करते हैं, तो अगर आपने अब तक मेरा इंस्टाग्राम पेज नहीं फॉलो किया, यहाँ पर आ रहा है, इसको फॉलो करें। वो पूछते हैं कि ये हमें एक सील्ड इन्वेलप मिला है, गलती से मेरे खुल गया है। आप वो पहली बात है सील्ड इन्वेलप होता नहीं है। अगर सील्ड होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि सील्ड डू नॉट ओपन, पूरी उसने भरा होता है पेज ही, तो वो सील्ड इन्वेलप नहीं होता। जब आप मेडिकल से वापस आते हैं, जब आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है, जिस दिन आपकी रिपोर्ट जाती है, तो आपके जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है या एक्सरे वो दिया जाता है। हमारे वक्त में जो था वैक्सीनेशन पेपर्स मिलते थे, साथ में सीडीज़ मिलती थी जिसमें एक्सरे होते हैं। अब वो सीडीज़ भी हमने रिमूव कर दी हैं। जो भी आपके एप्लीकेंट्स होते हैं उनके ईमेल के ऊपर एक्सरे की ना वो पीडीएफ भेज देते हैं कि यार ये लो आपके पीडीएफ हैं, आप संभाल के रखें। तो वो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी वो अपनी मर्ज़ी से नहीं दे रहा होता है मेडिकल सेंटर। ये यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस कह लें, ये स्टेट डिपार्टमेंट का मैंडेट है, एक रूल है कि कोई बंदा अपना मेडिकल करने जाता है ना, तो उसको आपने प्रूफ देना है कि आपने जो वैक्सीनेशन लगाई है वो क्या लगाई हैं। तो वो जो आपको इन्वेलप होता है ना, उसके अंदर वो वैक्सीनेशन होता है। फिर भी आपको हो कि डर हो कि ये सील्ड इन्वेलप तो नहीं था, जब आपको वो दें, आप मेडिकल सेंटर से पूछें कि भाई ये सील्ड इन्वेलप में है क्या। अगर सील्ड है, नहीं है, इसको ओपन करना नहीं करना, वो आपको क्लैरिटी दे देंगे। लेकिन लास्ट टाइम जब हमने अपना इंटरव्यू दिया था उससे और हमें जब वीज़ा मिला था, तो हमारे इसके बीच में 3 मेडिकल्स हुए थे। पहला मेडिकल हुआ, एपी लग गई, उसके बाद एपी के बाद जब हमारा डीएनए प्रोसेस कंक्लूड हुआ, इधर वीडियो आ रही होगी डीएनए वाली, वो जाकर देखें, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं। अगर आपकी किसी भी रिलेटिव डीएनए प्रोसेस से गुजर रहा है, वो वीडियो शेयर करें। उन वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी महीने भी लगे थे और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया होगा। तो डीएनए कंक्लूड हुआ, दे डिसाइडेड कि अब हमने वीज़ा देना है, तो सेकंड मेडिकल हुआ, हमने सेकंड मेडिकल जाके करवाया। फिर आ गया कोविड, उसके बाद ट्रैवल बैन, फिर जो सब कुछ वो ख़त्म हुआ, फिर हमारा हुआ थर्ड मेडिकल। तो मैंने वो सील्ड इन्वेलप से लेके ई इलेक्ट्रॉनिक का ख़ुद हमने सफ़र किया हुआ है, तो अब वो चेंज हो चुका है। तो जो आपका जो सवाल है रिगार्डिंग के सील्ड इन्वेलप को देते हैं, लास्ट टाइम तक जब तक मेरे जितने भी लोग आ रहे हैं जो बताते हैं, किसी को सील्ड इन्वेलप कोई नहीं मिल रहा। और अगर आपको कोई सील्ड इन्वेलप दे रहे हैं तो मेडिकल सेंटर वाले आर द बेस्ट पीपल टू टेल यू कि वो उसमें है क्या।
और अगर आपका पासपोर्ट आता का सील्ड एनवेलप आया है बाय एनी लक या कोई रीज़न से, तो आप एम्बेसी से रब्ता करें। यूएस ट्रैवल डॉक्स अ वेरी गुड रिसोर्स, उनसे रीच आउट करेंगे कि भाई ये सील्ड एनवेलप का क्या चक्कर है, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो, और अपना ख्याल रखिएगा। तो अगले कमेंट पर आते हैं, पूछ रहे हैं कि हमने या उन बंदों ने अगर $50,000 वर्थ ऑफ डॉलर्स को ट्रांसफ़र करना है टू यूएसए, तो पाकिस्तान में वो डॉलर अकाउंट खोल के कोई भी नॉन बैंक में खोल सकते हैं अकाउंट, और वो क्या प्रोसेस है, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। अगेन वेरी कॉमन, जितने भी न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं व्हेन दे मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएसए, तो जाहिर सी बात है वो अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं और फिर वो यूएसए आ जाते हैं। इसके जितने भी आसपास जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ इन कांटेक्ट था, जिन्हें बहुत कह लें बिग चंक ऑफ अमाउंट्स ऑफ मनी ट्रांसफ़र किए, वो कहते हैं कि जैसे अब लाहौर एयरपोर्ट पर लास्ट टाइम जो मैं फ़्लाई किया था, वो वीडियो देखिए, यहाँ कार्ड आ रहा होगा, कि जिसमें FIA की अब जो लिमिट आ गई है 5,000 पर पैसेंजर है। तो अगर 5 लोग में हैं तो वो 25,000 तक आप लेके जा सकते हैं, विच इज़ लाइक अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर यूएसए। पाकिस्तान बड़ी अमाउंट बनती है। अब जिसने एसेट डिस्पोज ऑफ किया है, एक कनाल का घर है या कोई 500 गज का कराची का कोई अपार्टमेंट फ्लैट बेचा, 5-6 करोड़ का वो है, तो अगर वो 5 करोड़ का भी है तो इट्स लाइक गोना बी लाइक $120,000 या इतने होगा। अब वो किसने ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि सारा कैश तो लेकिन जा नहीं सकते, वो तो ट्रिगर कर देगा। और जिस बंदे ने अपना एसेट डिस्पोज ऑफ किया, वो कहेगा यार कोई लीगल ट्रेल हो, सेफ़ तरीके से आए। तो वो यही करते थे कि पाकिस्तान में उन्हें डॉलर अकाउंट खुलवाया, सारे पैसे उसमें डाल दिए। उसके बाद जब यूएसए एज अ न्यू इमिग्रेंट आए, उनको ग्रीन कार्ड मिल गया, उनको जॉब मिल गई, फलाना सब कुछ हो गया। यहाँ पर कोई नॉन बैंक्स हैं जो टॉप 10 में आती हैं, उनमें जाके अपना अकाउंट खुलवाया, उनको बताया कि भाई ऐसा मैं न्यू इमिग्रेंट आया हूँ, इतनी वायर अमाउंट में लेके आना चाहता हूँ, प्रोसेस क्या है। यहाँ से वो प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, और पीछे आपके पाकिस्तान में जो भी आपका अच्छा सा कोई भी नॉन बैंक है, उनसे आप रब्ता करते हैं। जिस तरह मैं बैंक्स के नाम ही लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ बैंक्स हैं दे स्पेशलाइज या उनकी प्रेजेंस यूएसए के अंदर भी है, तो वो बहुत पीसफुल ट्रांसफ़र होता है। यहाँ से जो पाकिस्तानी बैंक होता है वो स्टेट बैंक को बताता है, स्टेट बैंक जो आता है उसको अप्रूव करता है, फिर स्टेट बैंक से जाती हैं यूएसए में। इससे फ़ायदा ये होता है कि सारा वायर ट्रांसफ़र हो रहा होता है, सब कुछ लीगल, आपको डिस्पोज ऑफ एसेट होता है, वहाँ पर आपने FBR की रिटर्न में शो किया होगा, फिर वो सारा पैसा यहाँ पर आते हैं, आपके अकाउंट में आते हैं। और जहाँ पर मैंडेटरी होता है कि हर साल जो बंदा भी है जो काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसने अपनी टैक्स रिटर्न देनी है IRS को। तो वो आपके पैसे आते हैं, उसमें शो करते हैं। तो इट्स लाइक अ प्रॉपर चैनल जिसके थ्रू वो जाती हैं। अब इसके लिए अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए, दो लोग होंगे जो आपको बहुत अच्छा और गाइड कर सकते हैं। एक आपके वही इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा यूएसए में CPA जिसको कहते हैं, जो टैक्स फाइल करते हैं, उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं कि यार ये इस तरह मैं सोच रहा हूँ, व्हाट इज़ योर एडवाइस। जिस तरह एक वीडियो आपने यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा कि टर्बो टैक्स एक अदारा हो गया, उसके बाद HR ब्लॉक आई थिंक है, और इस तरह और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हैं जो टैक्स फाइलिंग सर्विसेज देते हैं। तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, उनसे भी और डिटेल्स ले सकते हैं। बट दिस इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि कोई भी न्यू इमिग्रेंट आता है तो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दे डिस्पोज ऑफ द एसेट विद आते हैं। और यहाँ के आपने टैक्स जो है ना लॉज उनको रीड कर लेना है, क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पर यूएसए रिक्वायर करता है कि अगर आपको कोई एसेट आउटसाइड ऑफ यूएसए है विच इज़ द वैल्यू इज़ मोर देन 10,000, तो आपने डिक्लेयर करना होगा टू द IRS। और जब आप सिटीजन बन जाते हैं फॉर लाइफ यू हैव टू पे अ टैक्स। लेकिन इन डिटेल दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, कुछ भी ऐसी नहीं है। जब भी आपने कोई ऐसा कोई लेना है, लोगों की एडवाइस पर इंक्लूडिंग मी पर नहीं रहना। अगेन रीच आउट टू द बैंक्स, पाकिस्तान में भी यूएसए में, रीच आउट टू द CPA, रीच आउट टू द फाइनेंशियल पीपल जो है आपको हेल्प कर सकते हैं। उनसे आप एडवाइस लें, उसको डॉक्यूमेंट करें, ईमेल के ऊपर अपनी रिसर्च करें, फिर मेक श्योर टू डू व्हाट यू बिलीव कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। तो अगले कमेंट्स पर आते हैं। 2 कमेंट्स हैं सेम वीज़ा कैटेगरी के बारे में, F3 के बारे में है। तो दोनों की इसी वीडियो में इसी जो पोर्शन होगा इसमें डिस्कस हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि F3 के बारे में आपने कभी डिस्कस नहीं किया, उसको डिस्कस कर दें। मेरी प्रायोरिटी डेट 2000
13 मार्च की है। तो बताएं कब तक आ जाएगी। दूसरा सवाल जो कमेंट है वो है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा F3 इंटरव्यू हो चुका है, हस्बैंड की को लाइक उनको रिफ्यूज़ हो चुका है, 28 से ज़्यादा की एज है, और वाइट पीस ऑफ पेपर मिल जाता है विच मीन्स द 221G मिल चुका है, और हमारा वीज़ा मिलेगा, आई थिंक वो पूछने कब मिलेगा। तो कोशिश करते हैं। नंबर 1, F3 क्या है? F3 वो है कि US सिटीज़न अपने मैरिड बेटा या बेटी को बुला रहे हैं USA में, विच मीन्स कि पटिशनर USA आ चुका है और उसने अपने उन बच्चों के लिए जो शायद पीछे कभी एज आउट हो गए हों, फिर उनकी शादी हो गई हो, अब उनको बुला रहे हैं। आजकल के जो वीज़ा बुलेटिन है उसके अंदर 2010 की प्रायोरिटी डेट चल रही है। तो हम कमेंट नंबर 1 पर पहले आते हैं। तो 2010 से और 13 के अंदर 3 साल का गैप है, लेकिन ये वो कैटेगरीज़ हैं, F2B हो गई, F3 हो गई, जो हर मंथ नहीं चलती, बहुत स्लोली क्रॉल करती हैं। तो अगर 3 साल का सिर्फ गैप है तो मिनिमम 3 साल तो अपने माइंड में रखेंगे, 3 साल तो मेरे प्रायोरिटी डेट को करंट होने में लगना है। एक अच्छा एस्टिमेट ये होगा कि आप उसमें 2 साल और डाल दें, 5 साल। और जब भी आपका जो प्रायोरिटी डेट है वो चार्ट बी में वीज़ा बुलेटिन में आने में 1 साल रह गया है, तो आप रीच आउट करें टू NVC टू गेट योर वेलकम लेटर, ताकि आप प्रोसेस शुरू कर सकें। तो ये था कमेंट नंबर 1। कमेंट नंबर 2, अगर तो आपको AP लग चुकी है, वो वाइट स्लिप मिल चुकी है, 221G मिल चुका है, तो एक यहाँ पूरी सेपरेट वीडियो है अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग, वो क्या है उसको जाकर देखें, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके अलावा AP क्यों लगी, क्या वजह थी, अगर वो पहला टेक है, इट मीन्स द बैकग्राउंड चेक है, अगर उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं। जॉइंट स्पॉन्सर इज़ अ वेरी बिग इशू, आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत कॉमन कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। तो जॉइंट स्पॉन्सर पूरी यहाँ पर वीडियो भी है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में दोबारा उसको जाकर हम एड्रेस करेंगे कि मेक श्योर जब आपका इंटरव्यू स्केड्यूल हो चुका है, अपनी चीज़ों को बार बार देखा करें, डॉक्यूमेंट्स को देखा करें, इंफॉर्मेशन को देखा करें, और जॉइंट स्पॉन्सर को देखा करें कि आपको ज़रूरत तो नहीं है। क्योंकि अगर आप बहुत कॉमन मिस्टेक्स की वजह से आप एम्बेसी जा रहे हैं, और उन कॉमन मिस्टेक की वजह से आपको लग रही AP, तो वो चीज़ अवॉइड की जा सकती है। AP को हर सूरत में अवॉइड करने की कोशिश करें। हाँ, अगर वो पहला टिक लगा दें बैकग्राउंड चेक, उसमें आपकी कोई नहीं है। अगर आपको DNA आपसे मांग लें, उसके लिए कुछ भी नहीं आप कर सकते। इसी तरह जो आपने कॉमन एक थीम देखी होगी, DS 5535 मिलता है, तो यहाँ पर वीडियो आ रही होगी, जाकर देख सकते हैं। तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो सेकंड कमेंट वाले जो भी फैमिली है, उनको मैं ये कहूँगा कि जो भी चीज़ जिस रीज़न की वजह से आपको AP लगी या 221G लगी, उसको जल्द से जल्द उसको रिप्लाई बैक करें। कोई डॉक्यूमेंट मांगे डॉक्यूमेंट दें। अगर तो फर्स्ट टिक है बैकग्राउंड चेक वाला, तो वेट आउट करें। हर कुछ टाइम के बाद US एम्बेसी को इंक्वायरी किया करें, ताकि वो केस चलता रहे। अगर 1 साल से ऊपर चल जाए तो इंशाल्लाह एक वीडियो आएगी रिटोमेंडमस की। तो क्योंकि आपका पटिशनर US जो है US सिटीज़न है, तो आप रिटोमेंडमस के बारे में सोच सकती हैं, लेकिन इसके डिटेल में इंशाल्लाह वीडियो में जाएंगे, क्योंकि इसके भी अब बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप दोनों के जो सवाल हैं वो एड्रेस हो रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। ये बस साइड में मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, इसको जाकर फॉलो करें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।